नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 4 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 4 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की 2021 की PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकता है। और इसकी कीमत दोस्तों मात्र 99 रुपीज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम डेज की बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक की वर्षगांठ मनाई जाती है। और इस बार 2022 में कौन सी वर्षगांठ मनाएगी दोस्तों? तो ये 46वीं मनाएगी। ठीक है। और 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या थी दोस्तों? आई एम एंड आई विल। और 2022 की थीम क्या है इस साल की? तो यह है क्लोज द एयर गैप। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का मुख्यालय यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में क्षय उन्मूलन यानी टीबी रोग मुक्त मध्य प्रदेश का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा दोस्तों? तो ये 2025 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। और दोस्तों कोशिश की जाएगी हमारे मध्य प्रदेश में कि इस लक्ष्य को 2024 तक प्राप्त कर ले। ठीक है, लेकिन इसका लक्ष्य कब तक है? तो ये है 2025 तक। बात करें दोस्तों टीबी की तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। और दोस्तों वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और यह किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो ये टीबी रोग के बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, टीबी रोग एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। और ये शरीर के किस अंगों को प्रभावित करती है दोस्तों? तो ये फेफड़े को प्रभावित करती है। और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है दोस्तों? तो ये 2025 तक है। ठीक है। और विश्व की बात करें तो टीबी मुक्त विश्व का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है टीबी मुक्त वाला? तो वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का कौन सा पहला जिला टीबी मुक्त जिला बन गया है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और वर्ल्ड टीबी डे 2021 की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन 25 से 27 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। पहले दोस्तों इसका आयोजन 18 से 20 फरवरी तक किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसका आयोजन 25 से 27 मार्च 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी एप्को की फुल फॉर्म क्या होती है? एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन भोपाल द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 2 फरवरी को मनाया गया। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर एप्को की यानी एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल में स्थित है और ये एक स्वशासी संस्था है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका कार्य जन समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करना और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है। कौन कौन सी? एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर हो गया? तो ये जबलपुर में हो गया। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए शिवपुरी जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो ये कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल ही में देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के 3 नाम चेंज करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो वो 3 प्लेस कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम कुंडेश्वर धाम होगा। एक होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने की स्वीकृति मिल गई है। और एक होशंगाबाद जिले का जो बाबई नगर पंचायत है उसका नाम माखन नगर करने की स्वीकृति
मिल गई है। ठीक है, तो देखिए होशंगाबाद जिले में स्थित नगर पंचायत बाबई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो ये माखन नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो नर्मदापुरम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और बाबई माखन नगर हो जाएगा। ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मभूमि है और शिवपुरी का नाम क्या हो जाएगा, कुंडलेश्वर धाम। देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर करने के आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि भारतीय काव्य के प्रख्यात छायावादी रचनाकार विराट व्यक्तित्व दादा माखनलाल को नमन स्वरूप बाबई अब माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को सम्मानित करने का यह एक विनम्र प्रयास है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि इसके साथ ही होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने का आग्रह को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है दोस्तों। और दोस्तों शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का नाम कुंडेश्वर धाम करने की भी स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नाम बदलने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी शहर, कस्बा या गांव का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होती है। इसके बाद केंद्र सरकार अपने 3 प्रमुख विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो, जियोग्राफिकल सर्वे और अर्थ साइंस से इस बारे में रिपोर्ट मांगती है और यह रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे दी जाती है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से बहुत से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो देखिए इनसे हम रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था, 4 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था, होशंगाबाद जिले के बाबई कस्बे में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों बाबई में ही प्राप्त कर माखनलाल जी शिक्षक बने और इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। इन्होंने कविता के माध्यम से जन जागरण किया और 30 जनवरी 1968 को पंडित चतुर्वेदी जी की मृत्यु हो गई थी। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों, युगचारण, हिमकिरीटिनी, हिमरंगनी, माता समर्पण, मरण ज्वार साहित्य देवता, कृष्णार्जुन युद्ध आदि। इन्होंने कर्मवीर नामक अखबार का संपादन भी किया है और इनके नाम से भोपाल में माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसके पहले भी हमारे मध्य प्रदेश में कुछ नाम चेंज किए गए हैं। जैसे भोपाल का जो नाम था पहले भोपाल था या भोजपाल था, और विदिशा का नाम भेलसा और विदावती था। सीहोर का नाम सीधापुर था दोस्तों। ओमकारेश्वर का नाम मंदाता था। दतिया का नाम दिलीप नगर था। महेश्वर का नाम महेशमती था। जबलपुर का नाम त्रिपुरी था और जबालीपुरम भी था। ग्वालियर को गोपालचंद के नाम से जाना जाता था और दमोह को तुंडी खेत के नाम से। और देखिए दोस्तों, अभी हाल में जो नाम चेंज किए गए हैं, तो नरसुल्लागंज का नाम भेरुंद किया गया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन किया गया है अभी। और जो भोपाल में मिंटो हॉल स्थित है दोस्तों, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाए जाने की कार्यवाही जारी है दोस्तों। और इसी अनुक्रम में कार्यवाही कर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से इसकी शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ते समय चिकित्सा शिक्षकों द्वारा हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा और साथ ही प्रथम वर्ष के चिकित्सा छात्रों की स्टडी कर आकलन भी किया जाएगा। पहले हिंदी पृष्ठभूमि के छात्रों का 2 माह अंग्रेजी माध्यम से एवं 2 माह हिंदी भाषा के उपयोग से पठन पाठन का आकलन भी किया जाएगा। और द्वितीय चरण में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पूरक संदर्भ पुस्तकों को हिंदी भाषा में तैयार किया जाएगा और इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए 3 समिति भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इंदर सिंह परमार हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। विश्वास कैलाश सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है और यशोधरा राजे सिंधिया दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री है। ठीक है, जो प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप है, तो इसका शुभारंभ किस शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है दोस्तों, तो जो पढ़ना लिखना अभियान है उसको संचालित करने के लिए, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, निरक्षरों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समाज में सभी की जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
और इस लक्ष्य को हासिल करने में संस्थागत, व्यक्तिगत और सामाजिक संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने वे मंत्रालय में स्कूल में संचालित पढ़ना लिखना अभियान और अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाले नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इंदर सिंह परमार जी के द्वारा कहा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों की निरक्षरता उन्मूलन के लिए साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा निरक्षरों को साक्षर करने के लिए मार्च 2022 तक पढ़ना लिखना अभियान संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके पश्चात यह कार्यक्रम नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से अप्रैल 2022 से 2027 तक संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में भोपाल के किस प्राध्यापक को प्राकृतिक फाइबर की खोज के लिए भारत सरकार के द्वारा पेटेंट दिया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर सविता दीक्षित और श्री गजेंद्र दीक्षित दोनों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रसायन अभियांत्रिकी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सविता दीक्षित एवं यांत्रिकी विभाग के प्राध्यापक गजेंद्र दीक्षित को प्राकृतिक फाइबर की खोज के लिए भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से पेटेंट दिया गया है। डॉक्टर सविता दीक्षित का यह 5वां पेटेंट है। इससे पहले उन्हें अपनी 4 अन्य खोजों के लिए भारत सरकार के द्वारा पेटेंट मिल चुका है। अपने 5वें पेटेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कंप्रेशन माउल्डिंग तकनीक की मदद से प्राकृतिक रेशे, कायर और एपैक्सी रेजिन को एक खास अनुपात में मिलाकर हम उच्च विशिष्ट मापांक और वांछित शक्ति का प्राकृतिक फाइबर बना सकते हैं। अतः प्राकृतिक फाइबर की नई खोज लकड़ी और फर्निशिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है एवं वातावरण को सुरक्षित रखने में एक अनोखा कदम भी है और इससे वृक्षों की कटाई रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों पेटेंट की बात करें यहाँ पर तो भारतीय पेटेंट कार्यालय का पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता कर्नाटका में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। और दोस्तों पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई भी उनकी नकल नहीं तैयार कर सके और नकल करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार की बात हो रही है तो ये 4 लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 2020 में हमारे मध्य प्रदेश से 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 2020 में एक को पद्म विभूषण भी मिला था। वो कौन थी? सुषमा स्वराज जी थी। इनका संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों और इनको समाज सेवा के लिए मिला था। और देखिए आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है प्रीति के द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा बताया गया कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा होता है? देखिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म श्री। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण है। और चौथा पद्म श्री है। तो 2020 का पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया था मध्य प्रदेश से? 4 लोगों को। कौन कौन से थे दोस्तों? पुरुषोत्तम धादीज थे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। अब्दुल जब्बार को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला था। डॉक्टर निमनाथ जैन को ये उद्योगपति थे और लीला जोशी को चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, 2021 का कितने लोगों को मिला था दोस्तों? 2 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से? एक तो भूरीबाई को मिला था, इनका संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। एक कपिल तिवारी को मिला था, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 2022 का कितने व्यक्ति को मिला है दोस्तों? तो ये 5 लोगों को मिला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? खजुराहो के स्मारक, भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक या विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।